तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां शोभा नंदिनी से कहती है कि वो खुद को दोष ना दे, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है। लेकिन नंदिनी अचानक कह पड़ती है कि गलती तो होती है, और पार्थ ने कैसे। इतना बोलते बोलते वो रुक जाती है। शोभा इस अधूरी बात का मतलब पूछती है, लेकिन नंदिनी तुरंत बात को पलट देती है। वो बताती है कि उसे पार्थ के चले जाने की पुरानी बातें याद आ गई और समायरा को देखकर सब कुछ एक साथ याद आ गया। तो शोभा उसको समझाती है कि अभी खुद को संभालना जरूरी है और पूरा परिवार मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। इसके बाद वो नंदिनी को वहां से अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में नंदिनी समायरा से बात कर रही होती है और उसको बता रही होती है कि अच्छा हुआ गरिमा टाइम पर वहां थी, वरना वो पकड़ी जाती और अगर पापा को सब पता चल जाता तो मामला और बिगड़ सकता था। तो समायरा इसके लिए नंदिनी को थैंक यू कहती है। तभी गरिमा वहां आती है और नंदिनी से कुछ खाने के लिए पूछती है। तो नंदिनी किचन में रखे ढोकले का बताती है, लेकिन गरिमा ढोकला छोड़कर चीज नाचोस बनाने की फरमाइश करती है। तो नंदिनी भी उसके लिए बनाने लगती है। इसी बीच रौनक वहां आता है तो गरिमा उससे भी नाचोस खाने के बारे में पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है और बिना कुछ कहे फ्रिज से पानी लेकर जाने लगता है। तभी गरिमा समायरा को अपने साथ लेकर रौनक के पास पहुंचती है और दोनों को रोककर उनकी नाराजगी खत्म कराने की कोशिश करती है। तो गरिमा दोनों को फिर समझाती है कि आखिर भाई बहन होकर इस तरह क्यों लड़ रहे हैं वो दोनों। तो समायरा रौनक से नाराज दिखाई देती है क्योंकि उसे लगता है कि रौनक ने उसकी चुगली करी और उसकी जासूसी की। वहीं रौनक भी समायरा की झूठ बोलने वाली बात सामने रखता हुआ नजर आता है और साफ करता है कि उसने जो कुछ किया वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। इधर गरिमा दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि ऊपर से भले ही दोनों एक दूसरे से नाराज दिख रहे हों, लेकिन अंदर से दोनों को एक दूसरे की उतनी ही चिंता है। वो दोनों को करीब लाकर गले मिलने के लिए कहती है। तो आखिरकार समायरा अपने भाई रौनक के गले लग जाती है और रौनक भी प्यार से अपनी बहन का सिर सहलाता है। इसके बाद समायरा उससे शिकायत करती है कि अगर वो उसकी चिंता कर रहा था तो सीधे उससे बात क्यों नहीं की। रौनक कहता है कि वो अपने पापा को हर्ट करना नहीं चाहता था। समायरा भी साफ कर देती है कि वो भी अपने पापा को दुख देना नहीं चाहती। फिर गरिमा दोनों को समझाती है कि अब जब सच सामने आ चुका है तो पुरानी बातों को लेकर भाई बहन को नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी ये सब नंदिनी भी देख रही होती है। वो मुस्कुराते हुए पीछे से आकर मजाक करती है कि क्या वो सिर्फ नाचोस बनाने के लिए यहाँ पर है, उसे हक कौन करेगा। तो गरिमा तुरंत नंदिनी को भी उनके साथ ले आती है और चारों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद भाई बहन खुशी खुशी नाचोस खाने लगते हैं। अगले सीन में वैष्णवी शोभा के पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसने तुलसी को कहीं देखा है। तो शोभा बताती है कि उसने सुबह से उन्हें देखा ही नहीं। तो वैष्णवी जाने लगती है, लेकिन शोभा उसको रोक लेती है। वो कहती है कि घर में इतना कुछ चल रहा है कि उससे आराम से बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो वैष्णवी को पूछती है कि क्या वो नकुल के साथ खुश है और क्या नकुल उसके साथ ठीक से रहता है। तो वैष्णवी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बहुत खुश है और खुद को लकी मानती है कि उसे नकुल जैसा हस्बैंड मिला। तो शोभा इस पर उसको समझाती है कि इस खुशी के लिए वैष्णवी ने बहुत कुछ सहा है। शादी के बाद इस घर में वापस आना, पुराने गिले शिकवे और परिवार की नाराजगी के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह वैष्णवी ने सबके साथ एडजस्ट किया है उससे शोभा काफी इम्प्रेस्ड है। वैष्णवी इधर कहती है कि मुश्किलें जरूर आई, लेकिन ये परिवार उसके लिए बिल्कुल नया नहीं था। उसने यहाँ के लोगों को पहले से करीब से देखा है और कभी कभी उनकी जुबान पर कड़वाहट जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल में भी कड़वाहट हो। और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो काकी है, जिनका साथ उसे हमेशा हिम्मत देता है। तो शोभा भी मानती है कि तुलसी का साथ हो तो मुश्किल सिचुएशन भी आसान लगने लगती है। वो ये भी कहती है कि तुलसी ने वैष्णवी को जो घर की चाबियां की जिम्मेदारी दी थी उसे भी वैष्णवी ने अच्छी तरह निभाया, तो वैष्णवी इसका श्रेय भी तुलसी को ही देती है। शोभा फिर उसकी सादगी और हम्बल नेचर की तारीफ करते हुए कहती है कि यही चीज उसको सबसे अलग बनाती है और उसे पूरा भरोसा है कि वैष्णवी धीरे धीरे सभी के दिल में अपनी जगह बना लेगी। लेकिन इसके बाद शोभा की चिंता फिर समायरा की तरफ चली जाती है। वो बताती है कि जब वैष्णवी इस घर में शादी करके आई थी तब उसका साथ देने के लिए तुलसी मौजूद थी। उन्होंने उसे समझाया भी और उसके लिए परिवार से लड़ाई भी की, लेकिन समायरा जिस सिचुएशन में है वहां उसका साथ देने वाला कौन होगा। शोभा को सबसे ज्यादा चिंता तृप्ति को लेकर होता है। उसे भरोसा नहीं होता कि तृप्ति सच में बदल गई है, क्योंकि अतीत में उसने परिवार के साथ बहुत कुछ किया है। हालांकि वैष्णवी शोभा से कहती है कि शायद तृप्ति सच में चेंज हो गई हो, लेकिन शोभा को समायरा का घर से जाना, उसके बाद तृप्ति का पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचना और एफिडेविट लेकर आना सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता। उसे लगता है कि इसके पीछे तृप्ति की कोई गहरी और सोची समझी चाल हो सकती है।
वैष्णवी फिर अपने एक्सपीरियंस का हवाला देती है। वो कहती है कि जब वो खुद इस घर में आई थी तब कोई उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। गलतफहमियां, नाराजगी और यहां तक कि नफरत तक थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। इसीलिए वो मानती है कि समायरा के साथ भी समय के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं और अभी से नेगेटिव सोचना सही नहीं होगा। तो शोभा वैष्णवी की सोच को बहुत भोला मानती है और कहती है कि तृप्ति कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा वैष्णवी लगा नहीं सकती। उसके मुताबिक बुराई की जो सबसे ऊंची हद होती है, तृप्ति की शुरुआत वहीं से होती है। फिर भी शोभा मानती है कि वैष्णवी की एक बात सही है कि अभी उनके पास पॉजिटिव रहने और भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो ठाकुर जी से बस यही चाहती है कि उसकी आशंका गलत साबित हो और समायरा के साथ कुछ भी गलत ना हो। वैष्णवी भी कहती है कि अगर सोच अच्छी रखेंगे तो उम्मीद है कि आगे सबके लिए अच्छा ही होगा। वो याद दिलाती है कि काकी भी हमेशा यही कहा करती थी। इसके बाद शोभा फिर पूछती है कि आखिर मम्मा सुबह से कहाँ है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है। तो वैष्णवी कहती है कि उसे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और तृप्ति दोनों साथ बैठकर चेस खेल रहे होते हैं। सिद्धार्थ इस बार अपनी मॉम को हराने का पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है, लेकिन तृप्ति उसको याद दिलाती है कि हर वीकेंड वो यही बात कहता है और आज तक उसे हरा नहीं पाया। तो सिद्धार्थ भी मजाक में मानता है कि उसकी मॉम इतनी डेंजरस प्लेयर हैं कि उनके सामने जीतना आसान नहीं है। तृप्ति भी अपनी इस बात को मुस्कुराते हुए स्वीकार करती है। तभी तृप्ति के घर के बाहर तुलसी पहुंचती है और डोरबेल बजाती है। तो सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है और सामने तुलसी को देखकर चौंक जाता है। वो अपने अचानक रिएक्शन के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे तुलसी के आने की जानकारी नहीं थी। इसी बीच अंदर से तृप्ति की नजर भी तुलसी पर पड़ जाती है। वो उसको बाहर खड़ा देखकर अंदर बुलाती है और अपनेपन का एहसास कराते हुए कहती है कि इस घर में आने के लिए उसे किसी इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। फिर तृप्ति के कहने पर तुलसी अंदर आती है और आकर बैठ जाती है। इधर सिद्धार्थ तुरंत तुलसी से समायरा का हाल पूछता है, लेकिन तुलसी उसके सवाल का जवाब देने के बजाय तृप्ति की तरफ देखती है और इशारा करती है कि पहले बड़ों के बीच बात होनी चाहिए। तो तृप्ति अपने बेटे को लेकर उसे रीअश्योर करती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है अपने बेटे को कि तुलसी आखिर उसकी होने वाली पत्नी की दादी और उसकी दादी सास है, इसीलिए वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। इसके बाद तृप्ति अपने बेटे की तारीफ करते हुए तुलसी की तरफ देखती है और कहती है कि सिद्धार्थ उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपनी मॉम के साथ कुछ भी गलत होता देखना पसंद नहीं है। फिर तृप्ति सिद्धार्थ को अंदर जाने के लिए कहती है क्योंकि अब जो बातचीत होने वाली है वो बड़ों के बीच ही रहनी चाहिए। तो सिद्धार्थ अपनी मॉम की बात मानकर अंदर चला जाता है। अब कमरे में तुलसी और तृप्ति आमने सामने रह जाती हैं। सामने चेस बोर्ड देखकर तृप्ति मुस्कुराते हुए तुलसी को पहले चेस की चाल चलने के लिए कहती है और साफ कर देती है कि वो समझ चुकी है कि तुलसी समायरा को लेकर बात करने आई है। वो चाय पाने की औपचारिकता छोड़कर सीधे मुद्दे पर आने को कहती है, लेकिन उससे पहले चेस की बाजी पूरी करने की बात भी रखती हुई नजर आती है। तुलसी भी इधर चेस की एक चाल चलते हुए इशारा करती है कि तृप्ति को उसके साथ खेल खेलने में हमेशा अलग ही मजा आता है, चाहे वो चेस का खेल हो या जिंदगी का। इसके बाद तृप्ति समायरा और सिद्धार्थ के रिश्ते की बात सामने रखती है। वो कहती है कि वो कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि उसे खुद पता नहीं था कि सिद्धार्थ किसी लड़की को पसंद करता है, और जब उसको पता चला कि वो लड़की करण की बेटी समायरा है तो वो भी हैरान रह गई। तृप्ति अपने बेटे का बचाव करते हुए ये जताती है कि वो सिद्धार्थ की माँ है और वो अपने ही बेटे को किसी खेल का मोहरा क्यों बनाएगी, लेकिन तुलसी तुरंत उसकी बात पर पलटवार करती है और उसको याद दिलाती है कि रिश्तों को मोहरा बनाना उसकी पुरानी आदत रह चुकी है। तृप्ति हालांकि पुरानी बातों में जाने के बजाय वर्तमान पर जोर देती है। उसके लिए अब उस सबसे बड़ी बात यही है कि तुलसी और वो समधी बनने जा रही हैं और समायरा उसके घर की बहू बनने वाली है। उधर दूसरी तरफ करण नंदिनी के साथ बैठकर परेशान नजर आता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक हालात इतने बदल गए कि अब सब कुछ कैसे हैंडल किया जाए। इसी बीच वो कहता है कि वो उसे सुभाष का फोन आया था और वो उससे मिलना चाह रहा था। तो करण को समझ नहीं आ रहा कि मिलने के बाद वो सुभाष से आखिर कहेगा क्या। उसका मन तो करता है कि साफ मना कर दे, लेकिन वो जानता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जब समायरा खुद अपना फैसला कर चुकी है तो करण को लगता है कि सुभाष से मिलने का फायदा भी क्या होगा। क्या वो अब ये कह सकता है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता उसके बेटे से नहीं करना चाहता। तो नंदिनी करण की परेशानी समझती है और मानती है कि उसकी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन वो उसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहती है। वो कहती है कि समायरा उनकी बेटी है और उसके फैसले से उनकी पेरेंटल ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। वो कहती है कि प्यार होना और अपना फैसला लेना अपनी जगह है, लेकिन जिस लड़के के साथ उनकी बेटी पूरी लाइफ बिताने वाली है उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो करण उससे साफ पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। तो नंदिनी कहती है कि फैसला चाहे समायरा का हो या परिवार का, लेकिन सिद्धार्थ कैसा लड़का है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उनकी बेटी जिस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने जा रही है उस इंसान को समझना सबसे जरूरी है।
नंदिनी ये भी याद दिलाती है कि करण इतने सालों बाद सुभाष से दोबारा मिला है और इस दौरान उनका परिवार किस तरह रहा इसके बारे में भी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो परिवार कैसा है ये एक अलग बात है, लेकिन असली सवाल यह है कि सिद्धार्थ खुद कैसा इंसान है। करण नंदिनी की बात सुनकर अपनी पुरानी कोशिश याद करता है। वो कहता है कि पराग के बारे में भी उसने पूरी जानकारी लेने की कोशिश करी थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, समायरा को उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। अब करण को लगता है कि अगर कोई अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने की उम्र में पहुंच चुका है तो वो अपने लिए किसी और लड़के को भी चुन सकती है। उधर तृप्ति तुलसी के सामने बातों बातों में ये सवाल उठा देती है कि कहीं उन्हें इस बात का डर तो नहीं कि समायरा के उसके घर में आने के बाद वो अपने पुराने बदले का हिसाब चुकाएगी। तो तुलसी साफ कर देती है कि उसने बदले की कोई बात कही ही नहीं है, लेकिन तृप्ति समझती है कि तुलसी के मन में यही डर होगा कि समायरा उसकी बहू बनकर आएगी तो कहीं उसे टॉर्चर न किया जाए। फिर तृप्ति बातों बातों में तुलसी को पुराने रिश्तों और उन घटनाओं की याद दिलाती है जहां बहू भी अपनी सास को इतना टॉर्चर कर देती है कि बात हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है और उसे मौत के मुंह में ढकेल देती है। इसके बाद वो तुलसी पर तंज कसते हुए कहती है कि वो भी तो बहू को टॉर्चर करने के मामले में माहिर रही है। लेकिन तुलसी तुरंत इस बात का जवाब अपने अंदाज में देती है। वो साफ करती है कि वो सिर्फ टॉर्चर करने में नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जान से मारने तक का फैसला लेने से पीछे नहीं हटती। इतना बोलकर वो अंश और पार्थ का नाम लेकर अपने पुराने फैसलों की तरफ इशारा करती है। तुलसी के मुताबिक वो तभी ऐसा कदम उठाती है जब उसे लगता है कि उसके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, किसी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है या कोई सच को ठुकराकर गलत का साथ दे रहा है। तो तृप्ति ये सुनकर कहती है कि क्या तुलसी उसे डराने की कोशिश कर रही है। तो तुलसी साफ संकेत देती है कि अगर उसके मन में उसके परिवार को लेकर कोई गलत इरादा है तो उसे डरना ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार की सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसी बीच दोनों के बीच चल रहा चेस का खेल भी इस टकराव का हिस्सा बन जाता है। तृप्ति अपनी चाल चलते हुए तुलसी के राजा पर सीधा दबाव बनाती है और उसको चेक देती है। वो अपने खेल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आती है, लेकिन तुलसी भी तुरंत अपनी चाल चलती हुई नजर आती है और तृप्ति को उसी के खेल में जवाब देते हुए चेक कर देती है। साफ है कि दोनों के बीच सिर्फ चेस की बाजी नहीं चल रही, बल्कि दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत का एहसास भी करा रही हैं। उधर नंदिनी करण को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन करण अब भी परेशान रहता है। उसे लगता है कि जब समायरा अपना फैसला कर ही चुकी है तो अब सिद्धार्थ के बारे में जानकारी जुटाने से क्या हासिल होगा। उसके मन में यह दर्द भी है कि उसने अपनी बेटी के लिए जो कुछ किया वो एक पिता की ड्यूटी थी, लेकिन अगर बेटी को उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही तो वो आखिर क्या करे। करण की बातों में फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आता है। उसे लगता है कि कभी कभी माँ बाप की मौजूदगी ब्लेसिंग के बजाय खुद उनके लिए एक सजा जैसी क्यों महसूस होने लगती है। तो नंदिनी इस सोच को बदलते हुए कहती है कि यह सजा नहीं बल्कि एक एग्जाम है। वो कहती है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हैं और उनकी अपनी सोच, फीलिंग्स और चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार उनकी पसंद माँ बाप की पसंद से मैच करे। वो करण को यह भी याद दिलाती है कि कई बार बच्चों ने भी अपनी इच्छा को पीछे रखकर माँ बाप की बात मानी होगी, इसलिए अब उनकी बारी है कि वे बच्चों को समझने और सपोर्ट करने की कोशिश करें। करण फिर भी मानता है कि समायरा और बाकी बच्चे अभी बहुत कुछ नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने लाइफ को उतना देखा ही नहीं है। लेकिन नंदिनी का मानना है कि इसी वजह से उन्हें रोकने के बजाय उनके साथ खड़े रहना चाहिए, और इसी के लिए यह जानना भी जरूरी है कि सिद्धार्थ आखिर कैसा लड़का है। उधर चेस की बाजी में तृप्ति तुलसी की चाल की तारीफ तो करती है, लेकिन यह भी साफ करती है कि उसकी नजर अभी भी तुलसी के राजा पर है। वो दो चालों में बाजी पलटने का कॉन्फिडेंस दिखाती है। तभी तुलसी अपनी अगली चाल चलती है। वो तृप्ति के हिस्से से उसका एक मोहरा हटाकर अपनी चाल ऐसी चलती है कि पूरा खेल ही पलट जाता है और कहती है, ये लो तुम्हारा राजा, इसको डब्बे में डाल देना। इस तरह वो तृप्ति के राजा को उठाकर अलग रख देती है और इस तरह बाजी अपने नाम कर लेती है। तुलसी की ये चाल देखकर तृप्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जहां अभी तक वो पूरे कॉन्फिडेंस में थी, वहीं अब उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। तुलसी इधर जाते जाते तृप्ति को समझाती है कि ज्यादा बोलने से कई बार इंसान का ध्यान असली खेल से हट जाता है। अगर उसके साथ खेलना ही है तो शार्पनेस बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद तुलसी चेस के खेल से आगे बढ़कर असली चेतावनी देती है। वो तृप्ति को संकेत करती है कि जिस तरह उसने चेस में अपनी चालें आजमाई, उसी तरह अब परिवार के साथ भी वो खेल खेलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इस बार उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तुलसी साफ कर देती है कि दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि तृप्ति के लिए जिंदगी एक खेल और रिश्ते मोहरे हो सकते हैं, जबकि तुलसी रिश्तों को इस तरह इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखती। वो शांति निकेतन की बात करते हुए ये भी याद दिलाते कि इस घर पर पहली बार खतरा नहीं आया है। पहले भी परिवार ने मुश्किलों का सामना किया है और आगे भी जरूरत पड़ी तो वो उससे जूझने को तैयार है। बस इस बार तुलसी तृप्ति को सावधान रहने की हिदायत देकर वहां से निकल जाती है। तो तुलसी के जाने के बाद तृप्ति का गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो गुस्से में चेस बोर्ड ही फेंक देती है।
इससे साफ नजर आता है कि चेस की ये बाजी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन दोनों के बीच असली खेल अभी बाकी है। और इसी सीन के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में तुलसी और तृप्ति के बीच हुई इस टक्कर ने कहानी को एक और बड़ा मोड़ दे दिया है। आपको क्या लगता है, अब तृप्ति तुलसी की इस चुनौती का क्या जवाब देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सास भी कभी बहू थी के ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लिया करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।